वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के थर्ड पार्ट में हैं, जिसमें कि हम लोग पहले पार्ट में जो है इसके सिम्टम्स और टाइप्स के बारे में पढ़े थे, और फिर दूसरे पार्ट में जो है इसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग तीसरे पार्ट में इसके डायग्नोसिस और साथ साथ में इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो है इसके पहले और दूसरे पार्ट की वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर जो है उसके जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो फिर अब हम लोग जो है डायग्नोसिस से शुरू करते हैं। आखिर इसको जो है जो भी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित होंगे, हम उनको जो है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, उनको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि हम उसको जो है जितने भी हम लोग सिम्टम्स पढ़े हैं सेरेब्रल पाल्सी का, उसके थ्रू हम उसको पता कर सकते हैं, या तो फिर जो है कुछ कुछ और भी कारण है जिसके थ्रू जो हम उसको पता कर पाएंगे। तो जिसे डायग्नोज करने के लिए जो है पहले बहुत सारे चिल्ड्रंस का क्या होता है कि जो कि जितने भी सेरेब्रल पाल्सी के जो भी लक्षण होते हैं वो आपको जो है स्टार्टिंग के 2 साल में जो है आपको सारे लक्षण जो है दिख जाता है। लेकिन कुछ कुछ केस में ये होता है कि जब उसका जो है बहुत ही जो है कम माइल्ड सीपी होता है, मतलब बहुत उसका जो है बहुत ही कम जो है प्रॉब्लम्स आती है जिसमें, ठीक है, मतलब बहुत ही उसका जो है डिग्री जो है लेवल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, जैसे होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो माइल्ड जो है सबसे नीचे, ठीक है, सबसे कम। तो जिसमें सेरेब्रल पाल्सी के जो है सबसे कम लक्षण जो है होते हैं, ठीक है, उसका जो है बहुत ही लेवल जो है सिविरिटी लेवल जो है बहुत ही कम होता है। तो उसको डायग्नोज करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वैसे लोग जो है कब डायग्नोज होते हैं, 4 से 5 साल के एज में, ठीक है, मतलब कि उनको जो है 2 साल, मतलब कि नॉर्मली जो है 2 साल तक में जो है मोस्टली लोग का जो है हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं। लेकिन जो माइल्ड सीपी से ग्रसित होते हैं उनको जो हम लोग डायग्नोज करने के लिए जो है 4 से 5 साल तक का वेट करना पड़ता है। ठीक है, 4 या 5 साल के बाद फिर हम उसको जो है ईजिली जो है उसमें कुछ कुछ लक्षण जो है दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम उसको डायग्नोज कर पाते हैं। इसके बाद फिर एक और भी है डेवलपमेंटल डिले, जिसके बारे में हम लोग जो है उसके सिम्टम्स में पढ़े थे कि उसका जो ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है, जैसे कि बच्चा जो है नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में जो है वो बहुत देर से जो है क्रॉल करना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, या फिर खड़े होकर चलना शुरू करता है, फिर उनको जो है चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो उसी प्रकार से जो है इसमें क्या होता है डेवलपमेंटल डिले, मतलब उसका डेवलपमेंटल जो बहुत ज़्यादा जो है धीमे गति से होगा। जैसे कि बच्चा जो है जो भी खिलौना जो होता है वो नॉर्मली जो बच्चा जो है वो खिलौने को जो है हाथ से पकड़ना शुरू करता है 4 मंथ में, लेकिन ये लोग जो है कहते हैं वो अपने मतलब कि खिलौने की तरफ जो है हाथ भी नहीं बढ़ा पाते हैं 4 मंथ तक में। ठीक है, फिर बैठने के लिए भी वो जो है 7 महीने तक में भी वो बैठने के लिए नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो उनको मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम्स होती है, जो कि हम लोग जो है मांसपेशियों में जो हम लोग पढ़े थे कि फाइन मोटर स्किल्स और फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स में मतलब जैसे वो बटन वटन जो है नहीं लगा पाते हैं अपने, ठीक है, या फिर पेंसिल पेन ये सब पकड़ नहीं पाते हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल्स में हो गया जैसे वो चल नहीं पाएंगे, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, हैंड का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो है उनको प्रॉब्लम्स आते रहती है। ठीक, इसके बाद फिर अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, उनका मूवमेंट जो है पूरा अनकोऑर्डिनेट रहेगा, मतलब कि जैसे उनका हाथ जो है कभी कभी जो खुद से ही मूवमेंट करता रहेगा, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि जब वो मूवमेंट करना चाहते हैं तब भी उनका जो है मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, उस पर मतलब किसी भी प्रकार का उनका कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है। ठीक है, इसके बाद फिर है जो बच्चे को जो हम लोग उसको जो है जब भी हम लोग मॉनिटर करेंगे, ठीक है, उनके डेवलपमेंटल जो भी उसका पैटर्न है, या फिर जैसे जब जब धीरे धीरे जो उसके ग्रोथ को जो हम देखते हुए जब हम उनको मॉनिटर करेंगे तब फिर हमको जो है ये सब जो है ईजिली जो हमको पता चल पाएगा। ठीक है, कि नॉर्मल बच्चे के कंपेरिजन में आखिर इसमें क्या जो है हमको देखने को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसका ग्रोथ जो है यहाँ पे जो है इसकी कमी है। ठीक है, और साथ साथ में जो है मोटर कंट्रोल, मतलब कि वो अपने आप को जो है जो भी उनका जो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर का स्किल्स है उनको जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और साथ साथ में उनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, हियरिंग और विजन, मतलब कि उनको जो है सुनने की भी जो है प्रॉब्लम्स आती है, सुनने में भी, और साथ साथ में जो है देखने में भी उनको प्रॉब्लम्स आने लगती है। पोस्चर इफेक्ट, मतलब को प्रॉपर जो है अपने जो है स्टैंडिंग पोस्चर में भी नहीं अच्छे से रह पाते, मतलब खड़े भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं, और कभी कभी जो है बैठने का जो पोस्चर होना चाहिए वो भी उनका सही नहीं रह पाता है। साथ में उनका कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है,
और इसके कारण जो है कुछ कुछ जो है और सिम्टम्स भी जो देखने को मिलता है, जिसके कारण जो हम लोग जो है उसको रिस्क फैक्टर में पढ़े थे, ठीक है, या तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस में पढ़े थे, जो कि उसके वो भी उसमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद फिर है कि हम लोग उसको और डायग्नोज करने के लिए जो है कुछ कुछ जो है स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जैसे हो गया CT स्कैन हो गया, MRI स्कैन हो गया, और या तो फिर क्रैनियल अल्ट्रासाउंड हो गया। तो न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है हम उसका जो है ब्रेन में आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर वो कैसे वो अच्छे से ब्रेन जो है फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके थ्रू हम उसके जो है एबनॉर्मलिटी को हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ कुछ जो न्यूरो इमेजिंग मेथड्स हैं, जैसे कि पहला जो है MRI स्कैन, फिर CT स्कैन या फिर क्रैनियल अल्ट्रासाउंड। तो MRI स्कैन्स में मोस्टली जो होता है कि इसमें जो भी बच्चे का जो ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर इंजरी जो भी होता है, उसको जितना भी एबनॉर्मलिटी होगा उसको जो है MRI स्कैन के थ्रू जो है हम लोग पता कर पाते हैं, ठीक है। तो और CT स्कैन में क्या दिखाता है, CT स्कैन में जो प्रॉपर जो उसका ब्रेन का जो क्रॉस सेक्शन इमेज होता है, उसको जो हम इसके थ्रू CT स्कैन के थ्रू हम जो है उसको अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। और फिर क्रैनियल अल्ट्रासाउंड में होता क्या, क्रैनियल अल्ट्रासाउंड में जो है मोस्टली जो है जो जन्म से पहले, मतलब कि उनका जो 9 महीने का जो जन्म पीरियड होता है, ठीक है, 9 महीने का जो प्रेगनेंसी जो होती है उससे पहले उनका जन्म होता है, ठीक है। प्री मैच्योर बर्थ में जो बच्चे होगा या फिर जो यंग जो इन्फेंट्स होंगे, इन्फेंसी, ठीक है, तो उनको जो हम लोग उसके थ्रू जो है उसके ब्रेन को जो हम लोग देख सकते हैं क्रैनियल अल्ट्रासाउंड में। मतलब इसमें जो है नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के बच्चे के लिए जो है क्रैनियल अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं किया जाता है। ये मोस्टली जो है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो जिनका प्री मैच्योर जो बर्थ हुआ है, उनको जो हम लोग क्रैनियल अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम उसको देख सकते हैं, उनके ब्रेन का जो है जितना भी फंक्शनिंग होगा ये सब को जो हम उसके थ्रू चेक कर पाएंगे, ठीक है। जितने भी एबनॉर्मलिटी होगा ब्रेन फंक्शन में वो सब कुछ जो है ये स्कैन्स के थ्रू हम लोग को पता चलेगा। इसके बाद फिर हम लोग जो है इसके प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं, आखिर इसको जो है कैसे हम इस चीज़ से हम लोग जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले तो हम जो है इसको जो हम किसी भी तरह से मतलब उसको बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को जो है प्रॉब्लम्स अगर हो गया है, सेरेब्रल पाल्सी अगर हो गया है, तो हम उसको धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से जो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, उससे जो हम किसी भी तरीके से हम उसको बचा नहीं सकते। लेकिन क्या होगा कि उसके जो भी प्रॉब्लम्स आगे आ रही है उसको जो है हम लोग धीरे कम कर सकते हैं, या तो फिर जो कर सकते हैं कि जैसे वो प्रॉब्लम्स को हम होने ही नहीं दे सकते हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम जैसे कि जो भी हम लोग जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस को पढ़े थे या फिर रिस्क फैक्टर को पढ़े थे, उसको अगर वो हम होने ही नहीं दे तब फिर जो है ये हो सकता है कि वो बच्चे के ब्रेन पे असर नहीं करे, ठीक है, बच्चे के ब्रेन को जो है इफेक्ट नहीं करे वो, जिसके कारण से जो हो उसको CP की प्रॉब्लम्स ही ना हो। जैसे कि उसमें कुछ जो है रिस्क फैक्टर में हम लोग पढ़े थे, जैसे कि माँ जो है प्रेग्नेंट मदर होंगी वह जो है अल्कोहल का सेवन ना करे, ठीक है, या फिर टोबैको का यूज ना करे, ड्रग्स का यूज नहीं करे, या फिर टॉक्सिक केमिकल्स के संपर्क में नहीं आए, तब फिर उनको जो है ये धीरे धीरे जो है कुछ जो है उस CP होने के चांसेस को जो है पूरी तरह से घटा देता है, ठीक है, कम कर देता है। तो उसके बाद फिर जो है और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कुछ जो है वायरल इन्फेक्शंस होता था, जैसे कि जीका वायरस, रूबेला वायरस, ठीक है। तो ये सब का जो हम लोग जो प्रेग्नेंट मदर होंगी उनको जो है वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है, जिससे ताकि जो भी इन्फेक्शंस हो वो जो है बच्चे में वो CP कॉज ना करे, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी जो है बच्चे में कॉज नहीं करे। या फिर प्रेगनेंसी के पहले भी जो है जो उनका जो डाइट जो है अच्छा होना चाहिए मदर का, और फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो उनका डाइट जो है वो अच्छा होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल, या फिर जो है कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो, या फिर कोई प्रॉब्लम्स है भी तो फिर वो अंडर कंट्रोल हो, ठीक है, कि उससे जो है बच्चे के ब्रेन पे जो है इफेक्ट ना पड़े। फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो है माँ का जो है हेल्दी हैबिट्स, ठीक है, खाने पीने का जो है उनका डाइट का जो है पूरा ध्यान रखना है, और साथ साथ में जो भी मेडिकेशन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स और फिर जो है आयरन, ये सब के जो भी टैबलेट्स या सब पिल्स होते हैं उनको जो है प्रॉपर जो है लेना रहता है, ठीक है।
इसके बाद फिर है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है रेगुलर उनका चेकअप होते रहना चाहिए, बच्चे का भी साथ साथ में जो उससे के थ्रू जो है दोनों का जो है चेकअप होते रहना चाहिए पूरा प्रेगनेंसी टाइम पे, ठीक है। इसके बाद फिर जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वहाँ का जो जहाँ भी जैसे प्रेग्नेंट वूमेन जैसे जहाँ रह रही है तो वहाँ का जो माहौल या फिर वातावरण जो है वहाँ का जो है पूरा अच्छा होना चाहिए, जिससे ताकि उनको जो है स्ट्रेस ये सब ना हो, ठीक है। अगर वहाँ का हैप्पी इन्वायरमेंट होगा तो फिर इसके कारण जो है जो स्ट्रेस का जो होगा वो जो है पूरा लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब उनको माँ को जो किसी प्रकार का जो है स्ट्रेस नहीं लेना है, जिससे जिससे ताकि बच्चे को ब्रेन पे असर पड़े। इसके बाद फिर है बर्थ होने के बाद फिर बच्चे का बर्थ अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर बच्चे का जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो भी टाइम इंटरवल पे बच्चे को वैक्सीन लगना चाहिए वो हमेशा उसके टाइम टू टाइम जो है सारा वैक्सीनेशन उसको लगते रहना चाहिए। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं कि आखिर क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स को जो है वो कम कर सकते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी के लिए ऐसा कोई भी किसी प्रकार का जैसे मेडिकेशन या ट्रीटमेंट नहीं है कि मेडिसिन्स नहीं है जिससे ताकि उसको जो है पूरी तरह से हम सेरेब्रल पाल्सी को जो है ठीक कर सकें, ठीक है। तो इसके साथ में ये क्या है कि जो कुछ जो है हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, कुछ तरीका जो है हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे ताकि जो है बच्चे की कैपेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे का जो कैपेबिलिटी होगा उसको हम जो है धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे जो छोटा मोटा काम है वो बच्चा अगर नहीं कर पा रहा तो उसको हम थेरेपी के थ्रू जो है हम उसको सिखा सकते हैं। या फिर जो है पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था फिर वो वहाँ पे जो है कोई भी किसी प्रकार का जो है पेन किलर यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं कहीं जो है सर्जरी भी के थ्रू भी जो है उस चीज़ से जो है थोड़ा छुटकारा दिला सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सेरेब्रल पाल्सी की अगर पूरी तरह से ठीक होने की अगर बात रही तो फिर वो जो है उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन नहीं है जिससे कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो इसमें पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस में क्या होता है, जैसे कुछ जो है मेडिसिन्स का यूज कर सकते हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, जिससे इंजेक्शन के थ्रू जो है हम उसके जो भी मसल्स होगा उसके जो टाइट हो जाना या फिर जो पूरा कठोर हो जाता है वो मसल्स पूरा हार्ड हो जाता है उसको जो है वो जो है धीरे धीरे जो उस इंजेक्शन के थ्रू जो है हम उसको कुछ टाइम के लिए जो है कम कर सकते हैं। और इसका एक प्रॉपर जो है टाइम इंटरवल होता है कि हाँ फिर से आपको जो हर एक 3 महीने के इंटरवल पे जो है बोटॉक्स का जो है इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो होता है 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है, आपको हर एक 3 महीने में जो है बोटॉक्स का इंजेक्शन लेना पड़ता है इसके लिए। इसके बाद फिर है कुछ जो है ओरल ड्रग्स हो गया, जैसे कि जो है जिसके थ्रू जो है मसल्स को रिलैक्स करने में जो है हेल्प करता है, बैक्लोफिन, टिजानिडीन, डाइजेपम, डेंट्रोलिन, ठीक है। ये सब कुछ जो है ड्रग्स है जिसका जो हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे ताकि वो मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसके बाद फिर कुछ जो है मेडिसिन का हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए पेन किलर। जैसे सेरेब्रल पाल्सी वाले में प्रॉब्लम्स में ये होता है कि बच्चे को जो कोई भी किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट करते हैं तब उनको जो है बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो ऐसे में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पेन किलर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ताकि उसका जो है दर्द जो है थोड़ा कम हो जाए। और ट्रीटमेंट का जो आखिर मेन जो गोल ये होता है कि आखिर जो भी उनकी लिमिटेशंस है, ठीक है, जो भी उनका लिमिटेशंस है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उसको जो है धीरे धीरे जो है बढ़ाया जाए, ठीक है, इसको जो है इम्प्रूव किया जाए जिससे ताकि उनके जो है जो भी एक छोटा सा जो दायरा था उसको जो है धीरे धीरे जो है बढ़ाया जाए। कि जैसे अगर वो आज जैसे सिर्फ जो है ये काम कर पा रहा है तो उसको जो है हम धीरे धीरे कुछ जो है हम उसको थेरेपी दे या फिर कुछ भी जो है मेडिकेशंस का यूज करके जो है हम उसको जो है धीरे धीरे जो है दूसरे काम के लिए भी जो है उसको बढ़ावा दे सकते हैं कि जिससे ताकि वो दूसरे काम को भी वो कर सके। इसके बाद फिर हम लोग के लिए जो है थेरेपी। तो थेरेपी जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तो उसके कारण जो है बहुत सारा थेरेपी, फिजिकल थेरेपी के थ्रू जो है हम उसको जो है धीरे धीरे जो है उस चीज़ में जो है हेल्प करेगा, ठीक है। तो थेरेपी जो है फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट या फिर जो है लर्निंग डिफिसिट्स ये सब के में जो है वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर है कि अगर हम जो है सेरेब्रल पाल्सी को जो है सेरेब्रल पाल्सी के लिए जो है थेरेपी अगर हम स्टार्टिंग से ही अगर हम उसका यूज करते हैं तो फिर बहुत
बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि उसके इम्पेयरमेंट जो होता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती रहती है उसको जो है बहुत हद तक वो कम कर देता है, ठीक है, जिससे ताकि जो भी एसोसिएटेड जो भी और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं उसको जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है। वो धीरे धीरे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होगा उसको जो है वो पूरा कम कर देगा, ठीक है। ठीक, इसके बाद फिर जो थेरेपी में जो है पहला थेरेपी है फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी के कारण जो हम लोग जो है इसका यूज कर सकते हैं, जिससे ताकि मसल्स का स्ट्रेंथ जो है उसको इम्प्रूव हो सके, ठीक है, वो उसका बैलेंसिंग पावर जो है धीरे धीरे जो ठीक हो, मोटर स्किल्स जो फाइन मोटर स्किल्स और जो है और ग्रॉस मोटर स्किल्स उसको जो है वो जो है धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखे, ठीक है। तो इसके बाद फिर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो है मोस्टली जो ये जितना भी डेली एक्टिविटीज़ होता है उसको जो है वो धीरे धीरे जो है करने के लिए उसमें सिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि बच्चे को ड्रेस मतलब कि कपड़े पहनना या फिर स्कूल जाना, मतलब प्रॉपर जो डेली एक्टिविटीज़ होता है, ब्रश करना, ये सब जो 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 प्रॉब्लम जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती है प्रॉपर जो डेली एक्टिविटीज़ में उनको जो है धीरे धीरे जो है उनको करने के लिए सिखाया जाता है प्रॉपर, जिसके कारण जो हो धीरे धीरे जो उनको टाइम थोड़ा लगता है लेकिन वो धीरे धीरे उस चीज़ में जो है सीखते जाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू। इसके बाद फिर है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में होता है कि जो भी बच्चे का जो बोलने की जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, वो जो क्लियर नहीं बोल पाता है उसको जो है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के थ्रू जो है हम लोग उसको जो है धीरे धीरे जो है ठीक कर सकते हैं। या फिर जैसे वो खाना को जो है वो निगल नहीं पाता, तो वो खाने को निगलने का आखिर रीज़न क्या होता है कि वो अपने जो मसल्स है, माउथ का जो मसल्स है, मुंह का जो जितने भी मसल्स है उसको जो है अच्छे से वो मूवमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। वो जब भी मूवमेंट करता है तो फिर वो जो है दर्द होता है। तो इसको जो है वो स्पीच थेरेपी और लैंग्वेज थेरेपी के थ्रू जो है उसका जो है मसल्स मूवमेंट जो है धीरे धीरे जो है उसको कराया था, जिसके कारण जो है जो भी स्वेलिंग जो भी खाने को निकलने का जो प्रॉब्लम्स आती है उसको जो है धीरे धीरे ठीक करता है। इसके बाद फिर जो भी और या तो फिर अगर वो जो है कम्युनिकेट अगर नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तब फिर उसको जो है प्रॉपर एक जो है कुछ जो है साइन लैंग्वेज या फिर जो है कोई कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज के थ्रू को उसको यूज करना सिखा सकते हैं, जिससे ताकि वो सिंबल ये सब का जो है यूज करके जो है उसको प्रॉपर वो अपने जो डेली एक्टिविटीज या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको जो है वो करने में अपने बातों को कम्युनिकेट कर सके सामने वाले के साथ, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी में जो है मोस्टली जो है उसको जो है वो बोलने के लिए वो सिखाया जा सकता है, ठीक है। खाने को निगल नहीं पाते हैं उसको प्रॉब्लम्स को जो है धीरे जो उससे ओवरकम कर सकते हैं उसको। उसके बाद फिर है जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस या तो फिर जो उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू उसको हम जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए सिखा सकते हैं। उसके बाद फिर जो है अगर कम्युनिकेट अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके लिए जो है स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइसेस या तो फिर जो है एक वोकल सिंथेसाइजर होता है उसको भी हम उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर पाएगा खुद को, ठीक है। इसके बाद फिर है कुछ जो है स्पेशल बोर्ड या तो फिर जो है सिंबल्स के थ्रू जो भी एक्टिविटीज़ हो गया फिर उसको जो है उसके सिंबल के थ्रू वो इंडिकेट करके वो बता सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर है रिक्रिएशनल थेरेपी। तो रिक्रिएशनल थेरेपी में जो मोस्टली ये होता है कि बच्चे को जो है स्पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, बच्चे को खेल में जो है उसको जो है बहुत कुछ जो है सिखाया जाता है, जिससे ताकि उसमें जो है पार्टिसिपेशन जो है वो किसी जो है कंपटीशन या फिर जो है एक कंपटीशन की भावना के थ्रू जो है उसको सिखाया जाता है, जिससे ताकि उसका जो पार्टिसिपेशन जो है के लिए इनकरेज किया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के थ्रू उसको जो है इनकरेज किया जाता है और इसमें जो है उसका जो है क्या क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस इसमें जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। रिक्रिएशनल थेरेपी में जो है मोस्टली बच्चे का जो भी कॉन्फिडेंस होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और फिर साथ साथ में जो भी इनका जो फिजिकल कॉग्निटिव स्किल्स है, ये एबिलिटीज जो है वो भी धीरे धीरे जो है इसमें इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जो है थेरेपी के बाद जो है इसके कुछ जो है सर्जरी के थ्रू भी जो है हम उस प्रॉब्लम्स को जो है ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सर्जरी जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ठीक है, जो भी बोन से रिलेटेड जो होगा तो फिर उसके थ्रू जो हम जो है सर्जरी कर सकते हैं, जिससे ताकि वो जो है वो नॉर्मल जो है फंक्शन कर पाए, ठीक है। कि मतलब कुछ लोगों में क्या होता है कि वो मसल्स के जो हार्डनेस के कारण जो है उनका जो है मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है,
या फिर उनको जो है मूवमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है और फिर साथ साथ में जो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो वैसे टाइम पे जो हम उसको जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी के थ्रू जो है हम उसको कुछ हद तक जो है ठीक कर सकते हैं। इसके बाद फिर है सर्जरी टू कट नर्व्स। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो भी जहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि पूरा अनबियरेबल जो है पेन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ भी वहाँ के जो है नर्व्स को जो है वो कट कर सर्जरी के थ्रू जो है उसको कट कर दिया जाता है, कि जिसके थ्रू जो है सामने वाले को, जैसे अगर आपको जैसे कहीं भी जो है एक मच्छर काट रहा हो, ठीक है, तो फिर मच्छर काट रहा है तो फिर वो आपको पता कैसे चलता है, क्योंकि पूरे बॉडी में जो है नर्व्स जो है फैले हुए हैं। तो जब मच्छर काट रहा है तो फिर ये बात जो है वो आपको ब्रेन तक पहुंचता है नर्व्स के थ्रू। उसके बाद फिर जो है आपको पता चलता है कि हाँ मच्छर काट रहा है, तो फिर उसको जो है हटाना है या फिर जो भी इसके लिए क्या करता है कि जहाँ पे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अनबियरेबल पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर वहाँ के मसल्स में जो प्रॉब्लम, तो वहाँ के जो है नर्व्स को कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है वहाँ का जो है आपको जो है कोई भी सेंसेशन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है प्रॉपर वहाँ का जो है नर्व्स को जो है कट करके जो है, जिसके कारण जो है वहाँ का आपको जो है कोई भी सेंसेशन का पता नहीं चल पाता, जिसके कारण जो है आपको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, कि मतलब कि वहाँ का जो आपको पेन होगा, दर्द होगा, जो भी आपको कुछ जो भी महसूस ही नहीं होगा, ठीक है। और इसको सर्जरी टू कट नर्व्स को जो है प्रॉपर जो है मेडिकल टर्म्स में जो है इसको बोला था SDR, ठीक है, मतलब जो है सेलेक्टिव डॉर्सल राइजोटॉमी, ठीक है। ये जो है सर्जरी टू कट नर्व्स का जो है मेडिकल टर्म जो होता है सेलेक्टिव डॉर्सल राइजोटॉमी, ठीक है, SDR इसको बोला जाता है। इसके बाद फिर हम लोग जो है सेरेब्रल पाल्सी के जो भी ग्रसित लोग होंगे उनको जो है असिस्टिव डिवाइस के थ्रू जो है हम उनको जो है ठीक करने का जो है प्रयास करेंगे, ठीक है, कि जैसे कि जो भी कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर वॉइस सिंथेसाइजर, पिक्चर बुक्स, ये सब जो है प्रॉपर जो है हेल्प करता है बच्चे का जो है कम्युनिकेशन को जो है ठीक करने में। इसके बाद फिर जो है कुछ कुछ जो स्पेशल चेयर्स हो गए, या तो फिर कुछ कुछ जो है बैठने का जो डिवाइसेस हो गया, वो जो है जो भी ग्रसित होंगे उनको जो है बैठने में जो है उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी सेरेब्रल पाल्सी से जो ग्रसित होंगे उनको अगर बैठने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उनके लिए जो है स्पेशल चेयर्स का जो है यूज कर सकते हैं, जिससे ताकि वो उस चेयर पे जो है बैठ के जो है अपना काम जो है वो डेली फंक्शन जो प्रॉपर कर पाएँ। इसके बाद फिर है कि अगर कोई किन्हीं को जो है मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो जो है मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे टाइम पे जो है उनके लिए जो है व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रोलिंग वॉकर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है पावर्ड स्कूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण जो है वो आराम से जो है वो मूवमेंट कर पाएँ, वो इधर से उधर जो है जा सके। फिर कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि जो है उनको जो है प्रॉब्लम्स आती है कि जैसे उनका विजन प्रॉब्लम्स होती है और साथ साथ में जो हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है, तो विजन प्रॉब्लम्स के लिए जो है हम लोग ग्लास का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। और फिर हियरिंग के लिए जो है जो भी उनका हियरिंग प्रॉब्लम्स आ गई उनके लिए जो है हम लोग हियरिंग एड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विजन के लिए जो है ग्लास और साथ साथ में जो है मैग्नीफायर्स का यूज कर सकते हैं, हियरिंग एड्स का यूज कर सकते हैं जिनको जो है हियरिंग प्रॉब्लम्स आ रही है। आज हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के जो है डायग्नोसिस, साथ में जो है इसके प्रिवेंशन और फिर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ें, अगर आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।